जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी की परीक्षा जो 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही है, उसके लगातार हम प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस सेट 2024 के ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं, 2024 के जो ओरिजिनल पेपर हुए थे उनसे लिए गए हैं। तो इसमें सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न हैं। और इन 40 प्रश्नों के लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 49 होगा, जो मिक्स सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के हैं। अब तक हमने 48 जो प्रैक्टिस सेट हैं एसएससी जीडी के, वो करा दिए हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो जाकर हमारे चैनल पर जाकर और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देर ना करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। देखिए, सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है। पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है? पूछा है। राजस्थान होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, बिहार होगा या उत्तर प्रदेश होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका ठीक आंसर तो हो जाएगा हमारा राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजस्थान जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर है। अगर पूछे भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा हमारा केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। और सबसे कम साक्षरता दर वाला पूछे तो वो होगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। तो इस तरह से आप लोग ये प्रश्न भी याद रख सकते हैं। इसका प्रश्न का आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान जो है वो उसमें सबसे कम महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लैंग सिख कहा जाता है। फ्लैंग सिख किससे कहा जाता है? ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया है। स्पोर्ट्स जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्लैंग सिख किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है हमें मिल्खा सिंह को। तो मिल्खा सिंह ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे धावक थे, जो रेस किया करते थे, तो इसीलिए इन्हें फ्लैंग सिख बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 1950-51 में जो सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो 1950-51 में जो था, वो सकल घरेलू उत्पाद में जो औद्योगिक क्षेत्र जो है, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है, उसका योगदान कितने प्रतिशत था? 11.8, 15.2, 6.2 या 22.4 होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 11.8% था ये औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। सबसे अधिक योगदान उस समय किसका था? तो उस समय सबसे अधिक योगदान जो था एग्रीकल्चर का था, एजी का था। यानी खेतीबाड़ी का सबसे बड़ा योगदान था सकल घरेलू उत्पाद में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन जो था हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। प्रश्न इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा है हर्षचरित के लेखक जो थे वो कौन थे, हर्षचरित किसने लिखी थी। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 का ठीक आंसर हो जाएगा हर्षचरित किसने लिखी थी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? बाणभट्ट। बाणभट्ट ही थे, क्या थे, जो थे हर्षवर्धन जो था राजा, उसके दरबारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं बाणभट्ट को। और कौन सी इनकी पुस्तक है? तो हर्षचरित नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कालिदास, कालिदास के बारे में आप लोग जो होता है, ये इन्हें भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? कालिदास को बोला जाता है। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। इन्हें गणितज्ञ के रूप में जानते हैं और इन्होंने भारत में कई सारी गणित संबंधी किताबें भी लिखी हैं। तो इसका ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखा था। तो अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का। गणपूर्ति कोरम पूछ रहा था इनडायरेक्टली रूप से। क्या पूछ रहा है? गणपूर्ति कोरम। कोई भी बैठक होनी है, उस बैठक को पूरा होने के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। गणपूर्ति कितने सदस्यों की? क्या 1/5वां होगा, 1/10वां होगा, आधा होगा या 1/3 होगा? 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 का ठीक आंसर हो जाएगा 1/10। 1/10 सदस्य जो होते हैं
वो होना आवश्यक होता है किसी भी सदन की कार्रवाई पूरी करने के लिए, तो ये गणपूर्ति कोरम बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 वाला ठीक हो जाएगा, 1/10। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए पूछा है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला मस्तकाभिषेक एक त्योहार डैश त्योहार है, किसका त्योहार है? क्या बौद्धों का, सिख का, हिंदू का या जैन का? ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए महामस्त महामस्तकाभिषेक एक त्योहार किसका है? तो ये जो त्योहार है ये है जैनियों का, जैन वाला ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जैन धर्म का एक त्योहार है जो 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। और आपको पता है हिंदू धर्म में जो मनाया जाने वाला 12 वर्ष में त्योहार जो मनाया जाता है वो कौन सा होता है? हिंदू धर्म में जो मनाया जाता है, हिंदू धर्म में वो 12 वर्ष बाद कौन सा त्योहार आता है, उसे बोलते हैं महाकुंभ। कौन सा बोलते हैं? महाकुंभ। और आपको पता होना चाहिए 12 वर्ष बाद लगने वाला ये महाकुंभ 2025 में कहाँ लग रहा है? तो ये लग रहा है प्रयागराज यूपी में। कहाँ लग रहा है? प्रयागराज यूपी में 2025 में लग रहा है। और ये महाकुंभ जो 12 वर्ष बाद आया है ये वाला, तो प्रश्न इससे भी करंट अफेयर में पूछ सकता है। और आपको एक प्रश्न याद रखना है यहाँ से कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज का जो महाकुंभ क्षेत्र है, महाकुंभ क्षेत्र, इस महाकुंभ क्षेत्र को यूपी का 76वां जिला घोषित कर दिया गया है। यूपी का 76वां जिला घोषित कर दिया गया है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये जो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या पूछा है, कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा कौशल और विकास और उद्यमता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए पूछ रहा है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली के विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? क्या भरतनाट्यम, कथकली, कथक या लावड़ी? 8 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह भरतनाट्यम की भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसकी कई पुरस्कार जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है कहाँ का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो बोलेंगे तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और आपको पता होना चाहिए कथकली कहाँ का नृत्य है, और कथक, कथक जो है उत्तर भारत, पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। कौन? कथकली। लावड़ी कहाँ का है, तो बोला जाता है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है इसको, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का हो गया, महाराष्ट्र का। और कथक और नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत, सॉरी साउथ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया ही आएगा, ठीक है। और कथकली कहाँ का है, तो कथकली जो है वो केरल का हो जाएगा। और भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु। तो इस तरह से आप ये शास्त्रीय नृत्य भी याद रख सकते हैं किस राज्य के हैं। चलिए अगले प्रश्न, हाँ इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भरतनाट्यम से संबंध है रुक्मणी देवी अरुंडेल का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? राज्यों का संघ होगा, तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10? ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है कि भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए प्रश्न क्या पूछा है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां या दादा भाई नौरोजी? ठीक आंसर क्या हो जाएगा 10 का? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी को ने इसकी स्थापना की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। और दादा भाई नौरोजी ही जो थे वो इंग्लैंड में बनने वाले प्रथम भारतीय सांसद थे। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 11 में, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में, तो ये बहुत पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए, आप लोग
कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सही ढंग से अपनी तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके जिस क्षेत्र में या जिस पॉइंट में आपने की वीकनेस है तो उसके लिए आप लोग सेपरेट से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नॉर्मन बोरलॉग या एम एस स्वामीनाथन? भारत में पूछा है, तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था एम एस स्वामीनाथन ने, ऑप्शन नंबर 4। और नॉर्मन बोरलॉग को जो विश्व में बोला जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? कितने अंक होने चाहिए? 10 होने चाहिए, 8, 14 या 12 होने चाहिए? 13 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा 10 अंक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। यदि कोई खिलाड़ी जो पहलवान होता है, यदि वो लगातार 10 अंक प्राप्त कर लेता है और दूसरी तरफ खड़े पहलवान को एक भी अंक प्राप्त नहीं होता है, तब उसे टेक्निकल तरीके से विजेता घोषित कर दिया जाता है। और वो तो विजेता घोषित हो जाता है। तो उसे 10 अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है तो विजेता घोषित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिए पूछा है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो कहाँ से उत्पन्न होती हैं, आप लोग आंसर बताएंगे इसका, कहाँ से उत्पन्न होंगी? तो उत्तर पूर्वी पवनें जो होती हैं, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है, 14, 12 या 16 होगा? 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, नाइट्रोजन को इस तरीके से लिखा जाता है 7 और 14। तो जो ऊपर होता है ये क्या होता है? ये होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और ये जो 7 होता है इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? 14 होता है। तो इस तरह से इसमें पूछा है प्रश्न ने, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 14 होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर परमाणु क्रमांक पूछता है तो परमाणु क्रमांक जो होता है नाइट्रोजन का वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। जबकि द्रव्यमान कितना होता है? वो 14 होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में, असम का क्षत्रिय नृत्य डैश से प्रेरित है? किससे प्रेरित है? शक्ति आंदोलन से, तंत्रवाद से, भक्ति आंदोलन से, सूफी आंदोलन से? तो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे बोलते हैं क्षत्रिय। तो ये किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित जो है वो भक्ति आंदोलन से होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। भक्ति आंदोलन से प्रेरित है असम का क्षत्रिय नृत्य। असम का एक नृत्य और भी है, आप लोग बताइएगा, असम का एक लोक नृत्य कौन सा है? तो उसे बोलते हैं बिहू। कौन सा बोलते हैं? बिहू। जो बिहू है एक असम का ही शास्त्रीय नृत्य है, और जबकि एक क्षत्रिय भी असम का ही है। तो ये किससे प्रेरित है? भक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में देखिए क्या पूछ रहा है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है? अधिकांशता होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है? तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में देखिए 2022 का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर सकते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर चल सकते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण कौन सा हो सकता है निम्नलिखित में से? हृदय रोध, फ्रैक्चर, बुखार, दिल का दौरा? देखिए, जीवाणु से दिल का दौरा नहीं होता है, हृदय रोध ये भी नहीं होता है जीवाणु से, फ्रैक्चर मतलब चोट वगैरह नहीं होती है, क्या हो सकता है? बुखार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 19 का कौन सा ठीक हो जाएगा? 19 का 3 ठीक हो जाएगा हमारा, तीसरा होगा बुखार। इसका जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण क्या हो सकता है? बुखार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीवाणु जो होते हैं, पता है जीवाणु जो होते हैं अधिकांशतः जीवाणु जो होते हैं वो हानिकारक भी हो सकते हैं या लाभदायक, दोनों तरीके के होते हैं। जीवाणु जो होते हैं लाभदायक भी होते हैं
लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ जगह पर ये हानि पहुंचाते हैं और कुछ जगह पर ये लाभ भी पहुंचाते हैं। तो जीवाणु हमेशा कैसे हो सकते हैं, लाभदायक या हानिकारक दोनों तरीके के हो सकते हैं। लेकिन अगर पूछे आपसे विषाणु, तो विषाणु कैसे होते हैं, तो विषाणु जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं, हानिकारक, ये हमेशा हानि ही पहुंचाते हैं विषाणु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में देखिए, विषम का चयन करें। संकेत क्या है, कृषि प्रक्रिया है। ये जितने विकल्प दिए हैं ये कृषि प्रक्रियाओं के उदाहरण है। इनमें से हमें विषम का पहचान करना है जो इनसे अलग होगी। छिड़काव, खाना, बुआई, जोतना। देखिए, बुआई करना खेत कृषि संबंधित उपकरण कार्य है। जोतना भी कृषि संबंधित है। छिड़काव करना, जो फसलें होती हैं उनमें छिड़काव करना, ये भी। लेकिन खाना अलग है, खाना तो ये विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारे 20 प्रश्न, जीके जीएस के 20 प्रश्न जो है वो समाप्त हुए। और आपको बताना है इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न जो है जीके जीएस में ठीक किए हैं। इसके बाद हमारा हिंदी का सेक्शन शुरू होगा। हिंदी के सेक्शन में हमें भी 20 प्रश्न करेंगे। तो हिंदी की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये पूछ रहा है। देखिए, रघु ने निकिता को मिठाई दी, ठीक है। मैं बचपन में वहां जाता था, ये भी ठीक हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता आना चाहिए था, सकता। तो यहाँ पर ये विकल्प जो होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। इसी में अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का उपचयन करना है। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो ये जो कथा है इस पर क्या लगा हुआ, रेखांकित है। तो कथा का क्या बताना है, सबसे अच्छा उचित शब्द बताना है। कहावत, आख्यायिका, कहानी या गाथा। तो इनमें से कौन सा कथा का सही शब्द अर्थ होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का ठीक आंसर हो जाता है कहावत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, पहला वाला ठीक हो जाएगा, कहावत। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। राम कुशल कारीगर है, तो कुशल का पर्यायवाची क्या है, चंचल, भुवन, निपुण, अलक। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, कुशल का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, उसने यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, तो क्या ठीक होगा, उसे यहाँ आने के लिए बता दो, उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, उसे यहाँ आने के लिए कह दो, या उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमें उसे यहाँ आने के लिए कह दो। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक होगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। तो क्षेत्र, ये जो शब्द है क्षेत्र, क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, क्षत्रिय, क्षेत्रेता, क्षेत्रेत या क्षेत्रीय। तो क्षेत्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, क्षेत्रीयता। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। देखिए, क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कहावत, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना क्या पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना, या बिना मतलब का काम करना। क्या ठीक आंसर हो जाएगा, 6 का ठीक आंसर हो जाएगा, बिना मतलब का काम करना। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। कौन सा, देखिए, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। कोई व्यक्ति अगर पुरानी परंपरा के साथ चलता है तो उसे क्या बोलेंगे, सेखी वखारना, लकीर का फकीर होना, राई का पहाड़ बनाना, या मक्खी मारना। तो इसका ठीक आंसर हमारा हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा लकीर का फकीर होना।
यानी वो पुरानी परंपराओं के साथ जो चलता है उसे कहते हैं लकीर का फकीर। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पीताम्बर डैश। अब उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र, या पीताम्बर का अर्थ होगा पीले रंग का व्यक्ति, या पीताम्बर का अर्थ होगा पीले रंग का रथ, या पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का आकाश? कौन सा ठीक आंसर होगा पीताम्बर के लिए? तो 8 का ठीक आंसर हो जाएगा पीले रंग का वस्त्र। पीताम्बर, पीत के समान अंबर है जिसका, अर्थात पीले वस्त्र हैं जिसके, तो उसके लिए पीले वस्त्र के लिए आता है पीताम्बर। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं, मन को भाती हैं, इसे उपयुक्त में रेखांकित जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनना है। कौन सा ठीक होगा? तो किस पर हमारा रेखांकित शब्द कौन सा है? तो किरणें। रेखांकित शब्द दिया किरणें, किरणें का पर्यायवाची क्या होगा? ईख, प्रभात, जया या रश्मि? कौन सा ठीक हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हमारा क्या होगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, रश्मि जो है किरणों का सही पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आशा से अधिक कौन सा होता है? आशातीत। क्या होगा? वंचित होगा, प्रतिशिक्षित होगा, या आशातीत होगा, या इच्छित होगा? तो 10 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, आशातीत। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? विलोम नहीं है, आकर्षण का विलोम कौन सा नहीं है? विकर्षण, अनाकर्षण, विकर्षण या अपकर्षण? 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा विकर्षण। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो बीज बोने के थोड़े दिन में अंकुर निकलने लगे, तो पहले ऑप्शन में के थोड़े दिन में, या दूसरे में निकलने लगे, तीसरे में बाद अंकुर, और चौथे में बीज बोने। तो किस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी जिसमें वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, देखिए बाद अंकुर लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए? बाद अंकुर होना चाहिए, ये अंकुर शब्द लिखना चाहिए, जबकि लिखा क्या है? अंकुर। तो अंकुर जो शब्द में है वो वर्तनीय अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 जो है वो क्या बोल रहा है कि जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? क्या मलयज कहेंगे, अंत्यज कहेंगे, जलज कहेंगे, या अंडज कहेंगे? अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं, जल से जन्म लेने वाले को जलज, अंत्यज और मलयज, मल से जन्म लेने वाले को मलयज कहते हैं। तो इस तरह से 13 नंबर का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? 13 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या बोला? उद्यम से ही सफलता मिलती है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। तो किस पर रेखांकित लगा? रेखांकित कौन सा शब्द है? उद्यम। उद्यम का क्या पूछ रहा है? उद्यम का पूछ रहा है विलोम शब्द। तो उद्यम का विलोम क्या होगा? निरुद्यम होगा, उद्यमी होगा, नकारा या प्रत्न? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? निरुद्धम। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक होगा, उद्यम का निरुद्धम। 14 का ठीक आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जिसको लांघना कठिन हो, जिसको लांघना कठिन हो, उपयुक्त के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ होगा, दुसाध्य होगा, दुर्दम्य होगा, दुर्लभ होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 15 का, 15 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा दुर्लभ। ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 से 20 तक जो दिया हुआ गद्यांश, इन गद्यांशों को पढ़कर हमें प्रश्नों के ठीक आंसर देना है। तो देखिए चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न गद्यांश में पढ़ते हैं। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक डैश अंडा तोड़ दिया। अब डैश की जगह क्या आएगा? 5 3 4। तोड़ दिया, तोड़ दिया मतलब एक, एक की बात होगी ना, और अगर 2 होते तो तोड़ दिए आता, तो यहाँ क्या आएगा? तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्या एक अंडा तोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए
रिक्त स्थान 2 की पूर्ति की करना है। अब तोड़ दिया, मेरी माँ ने डैश, तो उसे बहुत दुख हुआ, दुख हुआ। अब मेरी माँ ने देखा, पकड़ा, सूंघा या सोचा, तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? देखा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा 17 का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में देखिए, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करना है। तो देखा उसे दुख हुआ, उसने स्टूल डैश चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। तो के लिए या मैं या तक या पर, तो स्टूल पर चढ़कर, तो पर क्या आएगा? पर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में देखिए, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करना, चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन डैश कोशिश में दूसरा अंडा उसी हाथ से, तो डैश की जगह क्या आएगा? लेकिन इससे या इसलिए या इसकी या इस, तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा 4 वाला इस। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी हाथ से गिरकर, और रिक्त स्थान 5 जो प्रश्न नंबर 20 का होगा कि पूर्ति करना है, गिरकर क्या हो गया? टूट हुआ या गया या गए या गई, तो टूट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। इस तरह से हिंदी के भी 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों ने कितने आंसर ठीक किए। और इस तरह से क्लास हमारी समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।